बीरबल और एक जिद्दी नाविक का मुकाबला। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन हलचल कुछ ज्यादा थी। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे, पर उनके चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान तैर रही थी। दरबार में एक फरियादी आया था, जो कोई आम आदमी नहीं बल्कि समुंदर से लौटे एक अजीबोगरीब नाविक खड़खड़ मियां थे, जिनका दावा था कि वे जिनकी नाव कभी डूबती नहीं के मालिक हैं और उनके पास दुनिया का सबसे अनोखा सवाल है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, ओ नाविक, क्या है तुम्हारी अर्जी? खड़खड़ मियां ने गजब की ठसक से सिर ऊंचा किया, जहांपनाह, मैं समुंदर की लहरों से बतियाता हूँ, तूफानों को रोकता हूँ, और जब मेरी नाव निकलती है तो खुद समुंदर किनारे खड़ा सलाम करता है। बीरबल ने होंठ भींचे ताकि हंसी न छूटे। अकबर मुस्कराए, बात तो मजेदार है, पर तुम यहाँ क्या चाहते हो? खड़खड़ मियां ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धि को चुनौती देने आया हूँ। मेरी जेब में एक सवाल है, ऐसा सवाल जिसे सुलझा सके तो मानो मैं किसी को अक्लमंद, और अगर सुलझा न सका कोई तो मेरी नाव को आपकी शाही नाव का दर्जा दे दिया जाए। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो इस जिद्दी नाविक का मुकाबला करने को? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, मैं तो बरसों से जिद्दियों का ही इलाज करता आया हूँ, ये तो फिर भी नाविक है। खड़खड़ मियां ने जेब से एक छोटी सी कागज की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उछालकर बीरबल की ओर फेंका। बीरबल ने उसे पकड़ा, खोला और पढ़ा। उस पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती भी है, मगर उसका होना न होना बराबर होता है, न हो तो दुनिया थम जाए, और हो तो किसी को फर्क ही न पड़े। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, ये पहेली है या ताना? बीरबल ने एक क्षण आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोले, ये एक नाविक की सोच से निकली पहेली है, जवाब भी समुंदर की लहरों से ही आएगा। बीरबल खड़े हुए और 4 कदम चलते हुए बोले, इसका उत्तर है अहम, यानी अहंकार। ये होता है तो सब खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, और जब ये नहीं होता तब दुनिया को सुकून मिलता है। मगर किसी को फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अपने अहंकार को पाल रहा है या नहीं, दुनिया फिर भी चलती रहती है। लेकिन जब ये हर ओर होता है तब टकराव शुरू हो जाते हैं। दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। फिर धीरे धीरे ताली की एक आवाज गूंजी, खुद खड़खड़ मियां की। वाह, जो नाव समुंदर में नहीं डूबती वो आज बीरबल की बुद्धि में डूब गई। खड़खड़ मियां हंसते हुए बोले। अकबर ने मजाकिया अंदाज में कहा, अब बताओ नाविक मियां, शाही नाव बनवाने का सपना कहाँ गया? खड़खड़ मियां ने झेंपते हुए कहा, अब तो बीरबल साहब ही चलाए मेरी नाव, हम तो उनके नाविक बनने को भी तैयार हैं। बीरबल मुस्कराए, नाविक मियां, आपकी नाव जितनी जिद्दी थी उससे ज्यादा मजेदार आपकी सोच थी। अकबर हंस पड़े, दरबार में ऐसी हंसी बहुत दिनों बाद गूंजी है। तभी एक दूसरा दरबारी, मुन्ना खजांची, खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, बीरबल से एक सवाल हमें भी पूछना है, जो पिछले 5 दिन से हमारे पूरे मोहल्ले का सिरदर्द बना हुआ है। अकबर ने रुचि से कहा, क्या है वो सवाल? मुन्ना खजांची ने धीरे से कहा, अगर एक सेठ ने अपने घर में 4 नौकर रखे और रोज उनमें से कोई एक चीज गायब हो जाती है, मगर घर से कोई बाहर नहीं जाता, तो कौन है चोर? बीरबल ने आंखें सिकोड़ लीं और बोले, अगर दरबार इजाजत दे तो इस चोरी को दरबार में ही खेलकर सुलझाया जाए। अकबर ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हम तो देखना चाहते हैं कि बीरबल अब इस रोज की मुसीबत को कैसे हल करते हैं। बीरबल मुस्कराए और बोले, फिर इस खेल का नाम होगा दरबार का चोर कौन। दरबार का चोर कौन, जहां बीरबल बिना किसी गवाह के सिर्फ एक खेल के जरिए ढूंढ निकालेंगे असली चोर को। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, हुजूर,
अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा दरबारी खेल शुरू करूं, जिससे न केवल चोर का पता चलेगा बल्कि दरबारियों का मनोरंजन भी हो जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारे खेल हमेशा कमाल के होते हैं, शुरू करो। बीरबल ने मुन्ना खजांची से कहा, सेठ की भूमिका तुम निभाओगे। बाकी 4 दरबारी, धोबीजी, राजवैद्य, कवि गोविंद और सेनापति हिम्मत सिंह, इनमें से कोई 4 नौकर बनेंगे। चारों मुस्कराते हुए उठे। दरबार अब रंगमंच बन चुका था। बीरबल ने सबसे पहले एक छोटी सी संदूकची मंगवाई, जिसमें रंग बिरंगे पत्थर रखे गए। हर पत्थर अलग रंग का था, लाल, हरा, नीला और पीला। बीरबल बोले, हर नौकर एक पत्थर चुनेगा और उसे अपनी जेब में छिपाएगा। लेकिन एक पत्थर ऐसा है जिसमें मैं चोर की पहचान छिपा चुका हूं। कौन सा है? ये मैं नहीं बताऊंगा। जो पत्थर जिसको मिलेगा, उसका असर उसी पर अगले 1 घंटे में दिखेगा। दरबारियों ने खेल की शर्तें सुनकर हंसी में सिर हिला दिया। चारों ने पत्थर उठाए और अपनी जेब में डाल लिए। अब बीरबल ने कहा, अब खेल की दूसरी शर्त, सेठ साहब, आप इन नौकरों को उनके व्यवहार, चाल ढाल और चेहरे के हाव भाव देखकर बताइए कि कौन चोर हो सकता है। मुन्ना खजांची ने एक एक कर चारों का निरीक्षण किया। धोबी जी पसीना पोंछ रहे थे। कवि गोविंद कुछ ज्यादा ही चुप थे। वैद्य जी गालियां बुदबुदा रहे थे कि हमें क्यों घसीटा इस नौटंकी में, और सेनापति हिम्मत सिंह तो तनकर ऐसे खड़े थे जैसे युद्धभूमि में हों। मुन्ना खजांची ने संकोच से कहा, मेरे हिसाब से वैद्य जी कुछ ज्यादा चिढ़े हुए लग रहे हैं। चोर वही हो सकते हैं। बीरबल मुस्कराए, अच्छा, और बाकी दरबारी क्या सोचते हैं? किसी ने सेनापति को संदेहास्पद बताया, किसी ने कवि गोविंद की खामोशी पर सवाल उठाया। बीरबल चुपचाप सबका मनोविज्ञान देख रहे थे। 1 घंटा बीता। अब बीरबल ने दरबार के सेवक से कहा, इन चारों की जेबों से पत्थर निकालकर लाइए। चारों पत्थर सामने आए। लाल रंग सेनापति के पास था, हरा कवि गोविंद के पास, नीला धोबीजी के पास और पीला राजवैद्य के पास। बीरबल ने कहा, हुजूर, ये रंग केवल रंग नहीं हैं, ये स्वभाव की परीक्षा है। अकबर मुस्कराए, मतलब? बीरबल बोले, पीला पत्थर डर और तनाव का रंग है, जिसे मिला वही सबसे अधिक चिड़चिड़ा और असहज होगा। वैद्य जी उसी रंग के पत्थर के साथ सबसे बेचैन दिखे। इस खेल में मैं जानबूझकर हर पत्थर पर एक विशेष इत्र डलवाया था जो मनोभावों को भड़काता है। पीले पत्थर पर मैंने वैद्य जी की नाक के अनुरूप तेज इलायची का सुगंध डलवाया था, जिससे उन्हें असहजता महसूस हो, और वही हुआ। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यानी चोर राजवैद्य हैं? बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। मैंने केवल यह दिखाया कि सूंघकर, शक करके, चेहरे देखकर चोर को पकड़ना नामुमकिन है। जो असहज दिखे वह चोर नहीं, और जो सबसे ज्यादा सहज दिखे वह हो सकता है असली चोर। सबकी निगाह सेनापति हिम्मत सिंह पर गई, जो अब भी शेर की तरह अकड़े खड़े थे। बीरबल बोले, मैंने एक खास सूखा रंग लाल पत्थर पर लगाया था, जो हाथ में आने के कुछ ही मिनटों बाद उस व्यक्ति की हथेली पर निशान छोड़ देता है, और यदि वह व्यक्ति किसी चीज को चुराए तो वो रंग उस वस्तु पर लग जाएगा। अकबर बोले, मतलब? बीरबल मुस्कराए, मतलब, अगर सेनापति ने दरबार आने से पहले कुछ उठाया हो और वह चीज मेरी जांच में रंग से सनी मिली, तो वही होंगे असली चोर। बीरबल ने एक वस्तु बाहर से मंगवाई, सेठ के घर की एक छोटी चांदी की कटोरी, जिस पर हल्का लाल रंग लगा हुआ था। सारा दरबार उछल पड़ा। अकबर बोले, सेनापति। हिम्मत सिंह झेंप गए। हुजूर, दरअसल मैं कटोरी उठाकर केवल ये दिखाना चाहता था कि कैसे बाकी नौकरों को गलत ठहराया जा सकता है।
मैं चोर नहीं, बस इस खेल में थोड़ा हिस्सा लेना चाहता था। बीरबल बोले, लेकिन इस खेल ने हमें यही सिखाया कि चोर केवल वो नहीं होता जो चोरी करता है, बल्कि वो भी होता है जो भ्रम फैलाता है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, हिम्मत सिंह, आपकी बातों में भी हिम्मत है, मगर बीरबल की योजना ने साफ कर दिया कि बुद्धि की नाव सबसे गहरी जगहों से भी निकल आती है। अचानक दरबार में शोर हुआ। महल का मुख्य द्वार खुला और एक सैनिक घबराकर भीतर आया। हुजूर, उसने जोर से कहा, महल के बाहर एक औरत है जो खुद को बीरबल की मां बताती है। मगर मगर क्या? बीरबल ने चौंक कर पूछा। वो कहती है कि बीरबल उसकी औलाद नहीं, उसका गुनहगार है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, बीरबल का गुनाह? ये तो दिन में चांद उगने जैसी बात है। बीरबल स्वयं स्तब्ध रह गए। अकबर ने कहा, उस औरत को भीतर लाओ। सेनापति हिम्मत सिंह ने जाने से पहले बीरबल के कान में फुसफुसाया, अगर वो तुम्हारी मां है तो मैं तुम्हारा नाना लगूंगा। बीरबल के चेहरे पर पहली बार घबराहट की रेखा दिखी। दरबार के दरवाजे खुल चुके थे। बीरबल और मां की सजा, जहां बीरबल को पहली बार अपनी ही पहचान पर उठते सवालों का सामना करना पड़ेगा। महल का दरवाजा जब खुला तो सारा दरबार सन्नाटे में आ गया। एक बुजुर्ग महिला अंदर आई, सिर पर सादा सफेद चादर, पैरों में धूल, चेहरा तपता हुआ और आंखों में आग। सैनिक ने विनम्रता से कहा, हुजूर, यही है वो महिला जो कहती है कि बीरबल ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। अकबर ने महिला की ओर देखा, फिर बीरबल की तरफ, जो इस समय एकदम स्थिर थे, ना मुस्कुराहट, ना सवाल, बस गहरी नजरें और हल्की सी परेशानी। अकबर बोले, माँ जी, आप यहाँ इस रूप में क्यों आईं? और बीरबल पर ऐसा गंभीर आरोप क्यों लगाया? महिला ने करारी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं उस इंसान की मां नहीं हूं जिसे आप बीरबल कहते हैं, बल्कि उस व्यक्ति की मां हूं जिसे बीरबल ने गलत साबित किया और जिसके कारण मेरा बेटा दर दर भटकने को मजबूर हुआ। अकबर चौंक गए। बोलिए, कौन है आपका बेटा? उसका नाम था राजबली। वही युवक जिसने 20 बरस पहले आपके एक पुराने दरबार में एक पहेली पूछी थी और बीरबल ने उसे झूठा कहकर दंडित करवा दिया था। उसी दिन से वो घर छोड़ गया। मैं आज तक उसे ढूंढ रही हूं और मुझे यकीन है कि बीरबल ने जानबूझकर उसे झूठा सिद्ध किया था। बीरबल का चेहरा गंभीर हो उठा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस घटना की तहकीकात की जाए। बीरबल, क्या आपको यह मामला याद है? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मुझे राजबली याद है। वह युवक विलक्षण बुद्धि का था, मगर उसमें एक दोष था, वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ता था। उस दिन भी उसने एक ऐसा दावा किया था जो पूरी तरह असंभव था। उसने कहा था कि वो बिना शब्द बोले किसी से सच्चाई उगलवा सकता है। अकबर ने पूछा, और आपने उसे झूठा साबित किया? बीरबल बोले, मैंने उसे एक प्रश्नोत्तरी में फंसाया और वह झूठ में पकड़ा गया। मगर अगर वो सच कह रहा होता और अगर मैंने भूल की हो तो मैं उस मां से क्षमा मांगने को तैयार हूं। महिला ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं क्षमा नहीं मांगवाना चाहती, मैं तो बस अपने बेटे को ढूंढना चाहती हूं। मुझे वो चाहिए, नॉट रिवेंज, जस्ट क्लोजर। अकबर ने आदेश दिया कि राजबली की खोज तत्काल शुरू की जाए। बीरबल ने स्वयं अपने 3 गुप्तचर भेजे और कहा, अगर मेरी किसी भूल से किसी मां की गोद सूनी हुई हो तो मैं चैन से नहीं बैठ सकता। 4 दिन बीते। 5वें दिन एक गुप्तचर दरबार में लौटा। उसके साथ एक थकामांदा, मुरझाया हुआ, मगर तेज निगाहों वाला व्यक्ति था, राजबली। अकबर और बीरबल ने एक साथ उसे देखा। राजबली ने अंदर आते ही दरबार की ओर झुककर कहा, माँ जी ने सही कहा, मैं वो ही राजबली हूँ।
और आज मैं सच बताना चाहता हूं। सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजी। उस दिन बीरबल ने मुझे जो प्रश्न पूछे, मैं जानबूझकर झूठ बोला, क्योंकि मैं उनसे जीतना चाहता था। मैं गलत था, लेकिन मेरी सजा ज्यादा बड़ी थी। मैंने झूठ बोला, बीरबल ने नहीं। गलती मेरी थी। दरबार में स्तब्धता छा गई। बीरबल की आंखों में एक चमक आई। अकबर बोले, राजबली, तुमने आज जो साहस दिखाया वह दुर्लभ है। तुमने झूठ बोला, पर आज तुमने सच कहकर मां के जीवन का सबसे बड़ा गम मिटा दिया। महिला आगे आई और राजबली को गले से लगा लिया। बीरबल धीरे से बोले, जहांपनाह, मुझे खुशी है कि यह कहानी खत्म नहीं हुई बल्कि सही मोड़ पर पहुंची। राजबली ने बीरबल की ओर देखा और कहा, अगर इजाजत हो तो मैं अब दरबार की सेवा करना चाहता हूं। शायद बीरबल के साथ सीखने को मिले। अकबर ने हंसते हुए कहा, शेर के मुंह में हाथ देने की हिम्मत है तो दरबार की सेवा में देर क्यों? बीरबल बोले, अब राजबली की नजरें सत्य से भरी हैं। इसे अब दरबार की नई चुनौती माने। अकबर ने कहा, बीरबल, एक बात बताओ। हुजूर, बीरबल ने सिर झुकाया। अगर ये मामला फिर उठे, अगर कभी कोई और सवाल तुम्हारी बुद्धि को चुनौती दे, तो क्या तुम अपनी सोच पर संदेह करोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर मेरी सोच कभी संदेह से परे हो गई तो मेरा बीरबल होना ही व्यर्थ हो जाएगा। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अकबर खड़े हुए और बोले, आज की सभा में जो देखा वो एक नाविक की जिद से शुरू हुई, चोरी के खेल से निकला और मां के आंसुओं से समाप्त हुआ। बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि केवल ज्ञान नहीं, वह संवेदना और स्वीकार का भी नाम है। राजबली को दरबार में एक विशेष पद मिला, सत्य विवेचक, जो अब बीरबल की टीम का हिस्सा था। और उस जिद्दी नाविक खड़खड़ मियां, वो भी वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था। कहते हैं, अब वो नाव नहीं चलाता, किस्से सुनाता है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर प्रश्न का उत्तर केवल तर्क से नहीं, कभी कभी विनम्रता और आत्मस्वीकार से भी मिलता है। अगली कहानी, बीरबल और 3 कान वाला तोता। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे कि अचानक उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। दरबार के प्रमुख मंत्री फुलसुखराम अपने सिर पर एक पिंजरा उठाए चले आ रहे थे, जिसमें एक तोता बैठा था। पर यह कोई मामूली तोता नहीं था, उसके सिर पर 3 कान थे। अकबर हंस पड़े, फुलसुखराम, ये किस बिन ब्याही कल्पना का तोता है? फुलसुखराम ने गर्व से कहा, जहांपनाह, ये भारत का एकमात्र 3 कान वाला तोता है जो न सिर्फ बातें सुन सकता है बल्कि भविष्य भी बता सकता है। ओह, भविष्य! अकबर की भौहें चढ़ गईं। जी हां, और ये दरबार के हर सदस्य की नीयत भी पहचान सकता है। उन्होंने आगे जोर दिया, खासकर बीरबल की भी। अब अकबर की रुचि बढ़ गई। वो जानते थे कि फुलसुखराम और बीरबल के बीच वैचारिक तकरार हमेशा रहती थी। अगले ही दिन दरबार में तोते को एक सुनहरी मीनारनुमा पिंजरे में लाया गया। वह बार बार होशियार होशियार बोलता और फिर चुप हो जाता। अकबर ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? फुलसुखराम बोले, जहां इसने किसी बेईमानी की बू सूंघी, ये होशियार कहता है। बीरबल मुस्कराए, तो फिर तो ये दरबार का मंत्री बना देना चाहिए। अकबर हंसे, बीरबल, इसका परीक्षण करते हैं। अब दरबार में सबके सामने 3 कलश रखे गए। एक में सोना, एक में चावल और एक में पत्थर थे। सभी कलश ढके हुए थे। अकबर ने आदेश दिया, बारी बारी से बीरबल और फुलसुखराम इनमें से एक एक कलश चुने। फिर देखेंगे कि तोता किस पर होशियार चिल्लाता है। बीरबल ने बिना सोचे समझे दाएं वाला कलश उठाया। फुलसुखराम ने बीच वाला,
तोते ने जैसे ही फुलसुखराम वाला कलश देखा, जोर से होशियार चीखा। सब चौंक गए। बीरबल ने अपना कलश खोला, उसमें चावल थे। फुलसुखराम के कलश में निकला सोना। अब दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर बोले, तो क्या इसका मतलब यह है कि फुलसुखराम बेईमानी कर रहे थे? फुलसुखराम ने जल्दी से कहा, नहीं हुजूर, इस तोते ने ऐसे ही कहा होगा। ये तो बस अभ्यास कर रहा था। बीरबल ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, क्या तोते को बताया गया था कि सोने वाला कलश किसके हिस्से आएगा? फुलसुखराम की पेशानी पर पसीना आ गया। अकबर ने एक और परीक्षा का आदेश दिया। इस बार बीरबल ने कुछ और सोचा। उन्हें शक था कि खेल कहीं और से रचा गया है। उन्होंने महल के पीछे मौजूद गुप्त रसोई से एक सेवक को बुलवाया जो नकल उतारने में माहिर था। बीरबल ने उस सेवक को कहा, तुम आज तोते की आवाज की हूबहू नकल करो, और जब मैं इशारा करूं तो होशियार चिल्लाओ। अगले दिन फिर दरबार लगा। तोता सामने था, और जैसे ही फुलसुखराम ने फिर वही कलश उठाया, पिछली बार की तरह तोता कुछ नहीं बोला। लेकिन एक क्षण बाद दरबार के कोने से जोरदार आवाज आई, होशियार। अकबर चौंके, ये आवाज कहाँ से आई? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, आवाज आई रसोई के पुराने कोने से, और यह आवाज उस व्यक्ति ने निकाली जो इस तोते की नकल करता है। अकबर चौंक गए, मतलब ये तोता नकली है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह तोता असली है, पर यह भविष्यवक्ता नहीं बल्कि एक बहाना है। दरअसल हर बार जब तोते ने होशियार कहा, वह आवाज दरबार के बाहर से आई थी। यानी कि यह खेल किसी ने पहले ही रच रखा था, ताकि अपने विरोधियों को बेइज्जत किया जा सके। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। और ये रचने वाला? बीरबल ने धीरे से कहा, अब यह मैं सीधे नहीं कहूंगा। इसका जवाब तो अब खुद तोता ही देगा, लेकिन इस बार अपने असली शब्दों में, नॉट स्क्रिप्टेड। अकबर ने आदेश दिया, तोते को उसी जगह छोड़ दिया जाए और जांच शुरू की जाए कि ये आवाज कहां से नियंत्रित होती थी। लेकिन तभी दरबार के बाहर से फिर वही आवाज आई, होशियार। और उसके साथ ही एक संदूकची की ढक्कन खुल गई, जिसमें एक और तोता बैठा था, और उसके गले में बंधी थी एक छोटी सी घंटी, जिस पर लिखा था, केवल झूठ पर बजती है। अब तो मामला और भी पेचीदा हो गया। बीरबल और दो तोतों का रहस्य, जहां दरबार को समझना पड़ेगा कि सच बोलने वाला तोता कौन सा है और झूठ का मालिक कौन। तोते की आवाज, होशियार, एक बार फिर गूंजती है, लेकिन इस बार वह 3 कान वाले तोते से नहीं, बल्कि उस संदूकची से आई जो अचानक खुल गई थी। अंदर बैठा था दूसरा तोता, सामान्य रंग, सामान्य कद, लेकिन गले में बंधी घंटी पर चमचमाते अक्षरों में लिखा था, केवल झूठ पर बजती है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर ने इशारा किया, बीरबल, ये कौन है और इसके गले में ये घंटी क्यों है? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह असली भविष्यवक्ता नहीं है, मगर इसकी सच्चाई इतनी चौंकाने वाली है कि पूरा खेल खुल जाएगा। मैं अब इसकी परतें खोलता हूं। उन्होंने सेवक को इशारा किया। सेवक हाथ में एक छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर आया। बीरबल ने कहा, इस बक्से में वह यंत्र है जिससे 3 कान वाले तोते की आवाजें नियंत्रित की जाती थीं। इसे देखिए। सेवक ने जैसे ही बक्से का ढक्कन खोला, उसमें से निकली एक छोटी यंत्र संरचना, एक घुंघराले तारों वाली मुंह की आकृति, जो दबाने पर होशियार बोलती थी। बीरबल बोले, इस यंत्र को चलाने वाला बैठता था दरबार के बाहर, और हर बार फुलसुखराम के इशारे पर यह यंत्र दबाया जाता था ताकि लगे कि 3 कान वाला तोता कुछ कह रहा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो क्या वह 3 कान वाला तोता
महज दिखावा था। जी हाँ, वह सिर्फ एक शातिर साजिश का हिस्सा था। बीरबल ने फिर उसी संदूक की ओर इशारा किया जिसमें दूसरा तोता था। मगर यह जो तोता है, यह असली सुराग है। यह घंटी तभी बजती है जब इसके आसपास कोई झूठ बोलता है। दरअसल यह घंटी एक अत्यंत संवेदनशील घंटी यंत्र है जिसे मेरे मित्र खगोलाचार्य सूर्यदत्त ने बनाया था। इसकी बनावट ऐसी है कि यह मानव के स्वर और ध्वनि के झूठ संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। एक तरह का प्रिमिटिव लाई डिटेक्टर। दरबार अब मंत्रमुग्ध हो चुका था। और आप सबने देखा, बीरबल बोले, कि जैसे ही फुलसुखराम ने आज अपना झूठ बोला, यह घंटी अपने आप बजी। यानी यह तोता झूठ बोधक ही असली गवाह है। अकबर ने फुलसुखराम की ओर तीखी दृष्टि डाली। मंत्री फुलसुखराम, क्या आप इस पूरे षड्यंत्र को स्वीकार करते हैं? फुलसुखराम के होंठ सूख गए। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे डर था कि बीरबल की लोकप्रियता मुझे निगल जाएगी, इसलिए मैंने ये चाल चली। मगर बीरबल मुस्कराए, हर बार नहीं, बस इस बार थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। अकबर ने आदेश दिया, फुलसुखराम को दरबार से निष्कासित किया जाए और उसकी सारी जिम्मेदारियां अब राजबली को दी जाएं, जो हाल ही में सत्य स्वीकार कर दरबार में शामिल हुए हैं। फुलसुखराम को सैनिकों ने हटाया और दरबारियों में फुसफुसाहट की जगह अब तालियों की गूंज थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने दो तोतों की कहानी को ऐसी उलझी हुई गुत्थी से जोड़ा कि हर कोई चौंक गया। पर एक बात अभी बाकी है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या? अकबर ने हंसते हुए कहा, ये बताओ कि उस 3 कान वाले तोते के तीसरे कान का क्या मतलब था? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, वह असल में कान नहीं था, बल्कि एक मोम की बनी सजावट थी, ताकि लोग उसे दुर्लभ समझें और उसकी बातों को सही मान लें। अकबर ने सिर हिलाया, शानदार। यानी एक तोता झूठ की आवाज बनकर बैठा था और दूसरा सच की घंटी बन गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, दरबार भी तो ऐसा ही है। कभी कभी सत्य को सुनने के लिए किसी घंटी की जरूरत होती है और झूठ को पहचानने के लिए तीखी आंखों की। अंततः वो 3 कान वाला तोता शाही बाग में छोड़ दिया गया और झूठबोधक तोते को मिला विशेष पद, दरबार का सत्य संकेतक। हर बार जब दरबार में कोई झूठ बोलता, उसकी घंटी बज उठती और सब हंसी में लोटपोट हो जाते। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, इस बार तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा तोता वो होता है जो झूठ की नकल करना छोड़ दे और सच को पहचाने। कहानी समाप्त। इस कहानी से सीख मिलती है कि झूठ कितना भी रंगीन हो, अगर कोई बीरबल हो तो वह झूठ की आवाज और सच की घंटी दोनों पहचान लेता है। अगली कहानी, बीरबल और अदृश्य मेहमान की चप्पल। दरबार की सुबह थोड़ी अलग थी। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में सवालों की छाया थी। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उन्हें बैठने से पहले ही पूछ लिया, बीरबल, क्या तुमने कभी ऐसी चीज देखी है जो दिखाई ना दे लेकिन उसका असर पूरे महल में महसूस हो? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, आपकी हर बात आधे रहस्य और आधे चुटकुले जैसी होती है। आप बात कर रहे हैं किसी अदृश्य शक्ति की या फिर किसी की साजिश की? अकबर बोले, बात साजिश की भी हो सकती है और शक्ति की भी। अब दरबार का माहौल और गंभीर हो गया। कल रात महल की सबसे भीतर वाली कोठरी से चप्पलों की आवाजें आती रहीं। पहरेदार ने कहा कि जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, मगर गीले फर्श पर ताजा चप्पल के निशान थे। बीरबल की भौहें तन गईं। और यह अकेली रात नहीं थी, अकबर ने कहा। पिछले 3 दिनों से हर रात ये आवाजें आ रही हैं, चप्पलें चलती हैं,
कभी जोर से कभी धीरे। और जब कोई अंदर जाता है वहां कुछ नहीं होता। फुलसुखराम बीच में कूद पड़े, हुजूर, यह निश्चित रूप से कोई आत्मा है। मैं कहता हूं महल में झाड़ फूंक करवानी चाहिए। बीरबल ने फुलसुखराम की ओर देखा, जैसे मन ही मन कोई चुटकुला बनने वाला हो, पर फिर संयमित स्वर में बोले, जहांपनाह, क्या मैं उस कोठरी को देखने की अनुमति ले सकता हूं? अकबर ने सहर्ष इजाजत दे दी। कोठरी की जांच। शाम को बीरबल अकेले उस कोठरी में पहुंचे। दरवाजा बंद किया गया, मशालें बुझा दी गईं, और फिर बीरबल ने वह किया जो कोई नहीं करता। उन्होंने अपने जूते उतारकर कान जमीन पर रख दिए। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर ठप ठप ठप, एकदम साफ आवाज चप्पलों की। लेकिन आवाज अजीब थी, मानव की चाल जैसी नहीं, जैसे कोई जानवर पहने हो चप्पल। बीरबल ने धीरे से अपनी जेब से कुछ चूर्ण निकाला और आवाज की दिशा में फेंक दिया। यह चूर्ण सूखे आम के बीजों से बना था, जो चिपक कर रंग बदलता है अगर किसी गर्म जीव पर लगे। चूर्ण हवा में उड़ते ही एक जगह जाकर चिपका और बीरबल चौंक गए। अंधेरे में जैसे किसी अदृश्य प्राणी की आकृति उभरी, पर वो इंसानी नहीं, गोल गोल थी। और नीचे वाकई में 2 चमड़े की चप्पलें थीं। बीरबल अब जानते थे, यह आत्मा नहीं, न कोई भूत था। यह किसी जानवर के शरीर पर लेप लगा है और उसके पैरों में इंसानी चप्पलें हैं। राज खुलने लगा। बीरबल ने अगली सुबह अकबर को सब बताया। जहांपनाह, दरबार में एक ऐसा व्यक्ति है जो जानवरों का उपयोग इंसानों की तरह कर रहा है, और शायद ये किसी बड़ी साजिश का ट्रेलर भर है। अकबर ने पूछा, तुम्हारा इशारा किसकी ओर है? बीरबल बोले, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, पर अगर अनुमति हो तो दरबार में एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। अकबर ने हामी भर दी। दरबार में चप्पल परीक्षण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलवाया और एक एक को कहा कि वे अपने पैरों से इन चप्पलों को पहनें जो कोठरी में मिली थीं। सभी ने कोशिश की। सबका कहना था कि चप्पलें बहुत छोटी हैं, बच्चे की होंगी। आखिर में बीरबल ने एक सिपाही को बुलवाया जो दरबार में हाल ही में भर्ती हुआ था, साधारण दिखने वाला, चुपचाप रहता था। जैसे ही उस सिपाही ने चप्पलें पहनी, चप्पलें पूरी तरह फिट हो गईं। बीरबल ने बिना कुछ कहे चुपचाप एक इशारा किया। वही चूर्ण लाकर चप्पलों पर डाला गया। चप्पलें लाल हो गईं, मतलब ये वही थीं जो कोठरी में थीं। अब अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। सिपाही, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? सिपाही कांप गया, फिर बोला, हुजूर, मैं अपने पालतू बंदर को रात को खोल देता था। उसकी पीठ पर मैं हल्का रंगहीन तेल लगाता था जिससे वह दिखाई ना दे, और मैं उसे चप्पलें पहनाकर छोड़ देता था। लेकिन मैंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। अकबर ने दांत पीसे, पर क्यों? क्योंकि उसने कहा, क्योंकि मैं दरबार में फुलसुखराम की बातों से उब गया था। वह कहता था कि कोई आत्मा है और उसे भगाने के लिए हर महीने हजारों स्वर्ण मुद्राएं मांगता था। मैं चाहता था कि ये नाटक बेनकाब हो। अब सबकी निगाहें फुलसुखराम पर थीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मेरे पास प्रमाण हैं कि फुलसुखराम हर महीने दरबार को डराकर झाड़फूंक के नाम पर कर वसूलता था। और इस चप्पल प्रकरण ने उसे ही नहीं, उस पूरे तंत्र को उजागर कर दिया जो डर के नाम पर दरबार चला रहा था। अकबर ने शांत स्वर में आदेश दिया, फुलसुखराम को गिरफ्तार किया जाए और उस सिपाही को उसकी ईमानदारी और हिम्मत के लिए सम्मानित किया जाए, मगर साथ ही चेतावनी दी जाए कि अगली बार मजाक और न्याय की सीमा एक न हो। अब सबसे बड़ा सवाल बचा। बीरबल ने कहा, मगर जहांपनाह, मुझे लगता है यह सिर्फ शुरुआत है।
बंदर, चप्पल, अदृश्यता। और भी कोई है जो पर्दे के पीछे बैठा मुस्करा रहा है। अकबर बोले, तो अब क्या करना चाहिए? बीरबल मुस्कराए, अब अगली चाल हमारी होगी, मगर उसके लिए मुझे उस आदमी को पकड़ना होगा जो बिना आए दरबार की हर बात सुन लेता है। अकबर चौंक गए, ऐसा कौन हो सकता है? बीरबल की आंखों में चमक थी। वो जो दरबार का सदस्य नहीं है, पर हर योजना से पहले एक कागज पर उसी की लिखावट मिलती है। बीरबल और दरबार का चुपचाप लेखक, जहां बीरबल का सामना होगा ऐसे दुश्मन से जो अपनी कलम से साजिशें रचता है और जो कभी खुद दरबार का हिस्सा हुआ करता था। बीरबल जब दरबार का चुपचाप लेखक कहकर रुके, तब दरबार की हर निगाह ठिठक गई थी। अकबर ने भी गंभीर स्वर में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? कोई ऐसा व्यक्ति जो दरबार में नहीं है, पर हमारी बातें जानता है। बीरबल धीरे से बोले, हाँ जहांपना, मैंने पिछले कुछ महीनों से दरबार में घूमती कुछ अजीब अफवाहें देखीं। ये अफवाहें बिल्कुल उसी भाषा और अंदाज में थीं जैसा दरबार की गुप्त बैठकों में बोला गया था। और ये सब बातें दरबार से बाहर जाती थीं, ऐसे लोगों तक जिन्हें ये जानना ही नहीं चाहिए था। फुलसुखराम की गिरफ्तारी के बाद दरबार के जिम्मेदार दस्तावेज बीरबल के पास थे। उन्होंने उनमें से एक पुराना कागज निकाला, उस पर लिखा था, दरबार में जल्द ही आत्मा के प्रकोप से महामारियां फैलेंगी अगर फुलसुखराम को विशेष अधिकार नहीं दिए गए। बीरबल बोले, यह 1000 स्वर्ण मुद्राओं के आवेदन के साथ लगा था, लेकिन इस पर हस्ताक्षर फुलसुखराम के नहीं हैं। इस पर हस्ताक्षर हैं बचर, जिसका मतलब मैंने बाद में समझा, बूढ़ा चुप रहने वाला। अकबर चौंके, बूढ़ा चुप रहने वाला कौन? बीरबल बोले, वो व्यक्ति जो कभी दरबार का लेखक था और जिसे अपनी ईमानदारी के कारण दरबार से हटा दिया गया था, क्योंकि उसने एक बार आपकी योजना लीक होने की शिकायत की थी। पर सच्चाई यह थी कि वो योजना उसी ने चुपचाप लीक की थी, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। अकबर सोच में डूबे, तुम हकीकत की बात कर रहे हो या किसी उपन्यास की? बीरबल मुस्कराए, इस उपन्यास का नायक मैं नहीं, वही लेखक है जो अब तक दरबार के बाहर बैठकर नकली भविष्यवक्ताओं की स्क्रिप्ट लिखता है, साजिशों की पटकथा तैयार करता है और हर अफवाह को ऐसा रंग देता है कि झूठ भी दरबार की सच्चाई लगने लगे। बीरबल का अगला कदम। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के मुनीम को विशेष आमंत्रण देने को कहा। शहर के उन सभी विद्वानों और पूर्व दरबारी लेखकों को बुलाया गया जो अब बेरोजगार थे। दरबार के पिछवाड़े एक विशेष सभा बुलाई गई, शाही लेखन प्रतियोगिता के नाम पर। बीरबल ने 3 कथन पढ़कर सुनाए और सभी लेखकों से कहा, आपको इन तीनों को एक ही पत्र में जोड़ना है, ऐसे जैसे कोई अफवाह फैलानी हो पर वो वास्तविक लगे। प्रतियोगिता 2 घंटे चली। 17 लेखकों ने भाग लिया, पर बीरबल की नजर बस एक व्यक्ति पर थी, एक कड़क आवाज वाला, सफेद बालों वाला लेखक जो चुपचाप कोने में बैठा रहा। उसने अपना लेख सबसे अंत में जमा किया। बीरबल ने सब लेखों को पढ़ा और उस अंतिम लेखक का लेख आते ही बोले, जहां पनाह मिला हमें हमारा बचर। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे यकीन हुआ? बीरबल बोले, 3 वजहों से। जिस कागज पर उसने लिखा वो वही प्रकार का है जो फुलसुखराम के दस्तावेजों में भी पाया गया। उसकी लिखावट में वही ढलान और समान विराम चिन्ह हैं। और तीसरी वजह, इस पर्चे के पीछे वही कोड है, बचर, जो उसने आदतन हर पत्र के पीछे छोटे में लिखता था। दुश्मन का पर्दाफाश। सैनिक बुलाए गए, उस लेखक को दरबार में लाया गया। उसका नाम था भुवन चंद्र रघुवंशी, एक पूर्व दरबारी लेखक जिसे एक बार बीरबल ने ही एक झूठ पकड़ने के बाद हटवाया था।
भुवन बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मैंने शब्दों से खेला था। मैं शत्रु नहीं, प्रतिभा हूं। बीरबल बोले, प्रतिभा अगर छल में बदल जाए तो वो अपराध बन जाती है। भुवन ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैं तुमसे हार नहीं मानता। मैं एक लेखक हूं, और लेखक की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो एक कहानी से भी साजिश बना सकता है। अकबर ने कहा, साजिशें चाहे कितनी भी सुंदर लिपि में लिखी जाएं, अगर वो राज्य को तोड़े तो वो अपराध होती हैं। भुवन ने सिर झुका लिया। उसे कारावास भेजने का आदेश दे दिया गया। और अब एक चिट्ठी। लेकिन तभी बीरबल ने अचानक दरबार के आगे एक चिट्ठी रखी। उस पर लिखा था, अगर आप सोचते हैं कि बचर अकेला था तो आप गलक से अभी तक नहीं मिले। अकबर ने पूछा, गलक कौन? बीरबल ने कागज पढ़ा, फिर ठंडी सांस ली। जहां पनाह, गलक यानी गुमनाम लेखकों का कुटुंब। लगता है कोई गुप्त समूह काम कर रहा है। ऐसे लेखक जो हर महल, हर दरबार, हर मंत्री के इर्द गिर्द रहकर साजिशें लिखते हैं, भड़काने वाले पर्चे बांटते हैं और झूठ को सच की तरह बेचते हैं। अकबर गंभीर हो उठे। तो अब क्या होगा? बीरबल बोले, अब हमें साजिश लिखने वालों के खिलाफ सच्चाई लिखनी होगी, लेकिन शब्दों से नहीं, कर्मों से। जारी है। अगले भाग में पढ़िए बीरबल और गुमनाम लेखकों का कुटुंब, जहां बीरबल करेगा सामना उस नेटवर्क से जो हर दरबार के भीतर बैठे विचारों को जहर बना रहा है और सच्चाई को अफवाह में बदलने की साजिश कर रहा है। यू सेड, कहानी को पूरी समाप्त करो। चैट जीपीटी सेड, बीरबल और गुमनाम लेखकों का कुटुंब। बीरबल और अदृश्य मेहमान की चप्पल श्रृंखला का अंतिम भाग। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल के हाथ में वह चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, अगर आप सोचते हैं कि बचर अकेला था तो आप गलक से अभी तक नहीं मिले। अकबर कुछ पल मौन रहे, फिर धीरे बोले, बीरबल, यह क्या संकेत है? कोई और भी है जो भुवन चंद्र रघुवंशी के साथ मिला हुआ था? बीरबल ने सिर हिलाया, हाँ जहांपना। गलक यह एक गुप्त समूह है। गुमनाम लेखकों का कुटुंब, ये वो लोग हैं जो शब्दों को हथियार बनाते हैं, जो दरबारों में अफवाहें गढ़ते हैं, मंत्रियों के नाम से फर्जी घोषणाएं छापते हैं, जनता को भड़काते हैं और अपने शब्दों से सत्ताओं की जड़ें हिलाने की ताकत रखते हैं। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, और हम इतने समय से अनजान रहे? बीरबल बोले, ये लोग पृष्ठभूमि में रहते हैं, जहां सिर्फ स्याही की गंध होती है पर आग नहीं दिखती। ये दरबार की दीवारों के पीछे से सच को झूठ और झूठ को सच बनाने में माहिर हैं। साजिश का केंद्र। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक गुप्त पुस्तकालय की घोषणा की, लेखकों के सम्मान के लिए, जहां हर लेखक को अपने विचार लिखने के जरिए रखने की छूट होगी। पुस्तकालय बना। लेखकों ने आकर चुपचाप अपने विचार रखे। हर शाम बीरबल खुद उन पर्चों को पढ़ते। लगातार एक ही लिखावट, एक ही शैली में भड़काऊ पर्चे आते रहे, दरबार की नीतियों के खिलाफ, बीरबल को अपदस्थ करने की बातें, मंत्रियों के झूठे घोटालों की कहानियां। एक दिन बीरबल ने उस पर्चे में एक गुप्त प्रश्न छिपा दिया, जो सत्य को झूठ बनाता है वह कौन है, लेखनी या लेखक? अगले दिन जवाब आया, हम दोनों नहीं। जो पढ़ता है वही निर्णय करता है कि वो क्या मानता है। हम तो बस शब्दों को सजाते हैं। बीरबल मुस्कराए, अब पकड़ लिया। मुख्य सूत्रधार का पर्दाफाश। बीरबल ने अब उस लेखन शैली को राजधानी के विभिन्न लेखकों की पुरानी हस्तलिपियों से मिलाया। 3 दिन बाद उन्होंने अपने मंत्री अब्दुल रहमान को बुलाया और पूछा, रहमान साहब, क्या आप कभी कागज पर कविताएं लिखते थे? रहमान हंसे, बीरबल जी,
मेरे पास समय नहीं होता इतने कोमल कार्यों के लिए। बीरबल बोले, फिर यह काव्यात्मक षड्यंत्र कौन रच रहा है? आपकी लिखावट से हूबहू मेल खाती इन पंक्तियों को देखकर तो मैं भ्रम में हूं। रहमान का चेहरा उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, आपको कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हर साजिश में आपकी तरह रखी पूंछ जरा ज्यादा लंबी होती है। अब्दुल रहमान घुटनों पर गिर पड़े। हाँ, मैंने ही गलत की स्थापना की थी। मैं शब्दों का शासक बनना चाहता था। मैं बीरबल को हराना चाहता था, आपके दिल और दरबार दोनों से। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। तुम हमारे विश्वासघाती हो। एक मंत्री जो अफवाहें फैलाता है, दरबार को झूठ में डुबोता है। तुम्हारी सजा सिर्फ कैद नहीं हो सकती। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, उसे लेखनी से हराया जाए, तलवार से नहीं। अंतिम न्याय। अकबर ने आदेश दिया, अब्दुल रहमान को आजीवन शाही पुस्तकालय में रखा जाएगा। वहां वह सिर्फ सच्चाई पर आधारित ग्रंथ लिखेगा। उसका नाम हर ग्रंथ में नीचे लिखा जाएगा, पूर्व अफवाह लेखक, वर्तमान सत्य लेखक। बीरबल बोले, यह उसकी सबसे बड़ी सजा होगी, अपनी ही झूठ की दुनिया में अब सच्चाई को पिरोते हुए जीना। दरबार में लौटता सन्नाटे का सांस। हफ्तों बाद दरबार फिर शांत था। अफवाहें रुकीं, दीवारें बोलना बंद कर चुकी थीं, और बीरबल मुस्कराते हुए वही अदृश्य चप्पलें लेकर अकबर के सामने खड़े थे। क्या अब चप्पलें आराम से रख दूं, जहांपनाह? अकबर हंसे, बिल्कुल। पर एक बात बताओ बीरबल। क्या? तुम्हारी चप्पलें इतनी तेज क्यों चलती हैं जब तुम सच का पीछा कर रहे होते हो? बीरबल बोले, क्योंकि जहांपनाह, झूठ तेज दौड़ता है। पर मेरी चप्पलें और तेज। दरबार में ठहाका गूंजा। समाप्त। इस श्रृंखला का समापन यहीं होता है। यह कहानी पूरी तरह से समाप्त हुई। अगली कहानी, बीरबल और किसान की टूटी उम्मीद। बात उस वक्त की है जब दिल्ली सहित पूरे भारतवर्ष में अकबर का नाम फैला हुआ था। लोगों के दिलों में उनके न्यायप्रिय स्वभाव और दरबार में बीरबल की चपल बुद्धि का भी खूब नाम था। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि दरबार की हलचल अचानक बदल गई। सोमवार की सुबह थी। अकबर अपनी रसोई की मंजिल से नीचे आ रहे थे कि उन्हें कुछ कांवरियों का झुंड दिखा। एक वृद्ध किसान, दोनों गालों पर मिट्टी के दाग, हाथों में खाली पोटली लिए, और उसके पीछे उसका बेटा बोझ उठाए थकाहारा सा दिख रहा था। किसान जब दरबार के मुख्य द्वार तक पहुंचा तो सेवकों ने उसे भीतर आने से रोका। किसान ने हाथ जोड़कर चिल्लाया, जहांपनाह, मैं आपसे ही हूं, राजा अकबर से। सेवक तिरछी निगाह से देखकर बोला, किस बात का राजा साहब? दरबार में आने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। किसान ने उदासी से कहा, पता नहीं कितनी बार अनुमति मांग चुका हूं, पर मेरे पास अब जमा पूंजी नहीं रही। अकबर ने अपना हाथ रखवाकर सेवक से कहा, इसे अंदर आने दो। किसान थर-थर कांपते दरबार में पहुंचा। अकबर की आंखें उसे पहचान नहीं पाईं, लेकिन बीरबल ने पास खड़े होकर कहा, हुजूर, ये वही किसान हैं जिनकी फसल पिछले साल बेमौसमी बारिश के कारण बर्बाद हो गई थी। मैंने उन्हें तब अपनी जेब से कुछ दाने चावल दिए थे। अकबर ने हृदयस्पर्शी स्वर में पूछा, तो फिर अब तुम क्यों परेशान हो? किसान धीमे स्वर में बोला, हुजूर, आपकी दी हुई दालों से मैंने पटक कर सींचा, पर इस बार बाजार का भाव गलत पड़ बैठा और दाल बिकने से पहले ही काले बाजारियों ने बांट लिया। मेरा सारा धान पड़ा रहा, और मेरी उधारदाताओं ने कभी कभी सब्जी घर तक पहुंचकर मुझ पर निशाना साधा। अब कर्ज चुकता नहीं, घरद्वार सब छूटने वाला है। अकबर की आंखों में करुणा चमकी। उन्होंने तुरंत बजाकर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई उपाय है?
बीरबल ने मुंह पर हाथ फिर पकड़ते हुए कहा, हुजूर, एक उपाय है, लेकिन दरबार के हर सदस्य को इसमें भाग लेना होगा। चुनौती भी बड़ी और मजेदार। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, बताओ क्या करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराकर दरबारियों की ओर देखा। आज हम एक बड़े प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, दरबार का किसान मेला। हर मंत्री, अधिकारी और दरबारी को एक एक गमला दिया जाएगा। वह इसमें दाल का एक दाना लगाएगा और हर दिन उसे पानी देगा। 3 महीनों में देखेंगे कि कौन सी दाल सबसे अच्छी उगी, उसकी देखभाल किसने बेहतर की और कौन कौन से घटक काम आए। इसके विजेता को सम्राट स्वयं पुरस्कार देंगे और ये पुरस्कार हमारे किसान साहब के नाम समर्पित किए जाएंगे। दरबार में फुसफुसाहट मच गई, ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। गमलों की प्रतिस्पर्धा। अकबर ने ताली बजाकर कहा, ठीक है, आज शाम से मेले की शुरुआत होगी। जो भी दाली होगी उसी का परिणाम दिखाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमें किसान साहब के अनुभव और सुझाव भी लेने होंगे। पहला सप्ताह, दाल बोना और अचरज। शाम होते ही महल का पिछवाड़ा गमलों से भर गया। चारों ओर हर मंत्रीवरिष्ठ दरबारी गमले जांच रहे थे। इन्होंने सोने चांदी के गमलों में, उन्होंने मिट्टी के गमलों में दाने लगाए। कहीं राहत पात्र मंत्री अपने महल की मिट्टी लाए तो कोई तांबे के गमले ले आया। किसान ने सबकी मदद की, दिखाया कि दाना कितनी गहराई में बुझे, मिट्टी में खाद कैसे मिलाए जाएं, पानी किस मात्रा में दिया जाए। पहलवान जैसी ताकत वाले सेनापति ने किसान को रीढ़ पर लाद रखा, सींचने का काम खुद किया। कवि गोविंद ने एक कविता रची जिसमें दाल के दाने को जीवन का बीज कहा। हकीम गुलगुला ने मिट्टी में हर्बल टॉनिक मिलाया। फुलसुख राम ने बस दाने की शिकायत की कि इतने से डालेंगे कैसी उपज। 3 महीने तक दिन रात पानी, धूप, छांव समेटते रहे सब। किसान हर रोज दौड़ता, सीख देता, हंस कर कहता, इसी मिट्टी से ही मेरा घर जुड़ा है और इसी दानों से मेरा परिवार। तीसरे महीने का परिणाम। 3 महीने पूरे होने पर महल का पिछवाड़ा हरा भरा दिखाई देने लगा। हर गमले में अंकुर दिख रहे थे, कुछ लंबे, कुछ बौने, कुछ तने घने। अब प्रतियोगिता शुरू होती थी। अकबर दरबार में बैठे, बीच में किसान, पास में बीरबल, दोनों ने तैयारियां देखी। बीरबल ने कहा, तुषार से उतना ऊंचा अंकुर आया कि हवा से सौदेबाजियां करेगा, लेकिन स्वाद में क्या होगा। अकबर हंसे, पर निर्णय तो बाजार लगाएगा। उन्होंने गमलों का निरीक्षण शुरू किया। तांबे वाले गमले की दाल ने सबसे मजबूत जड़ें जमा ली थीं। सोने वाले गमले की दाल चमकदार रही, मिट्टी वाले का अंकुर घना, मगर दाने थकेथके से दिखे। किसान ने एक साथ 2-2 दानों को तोड़ा और उसके स्वाद पर मुहर लगाई, टिकाऊ, गुणकारी और स्वाद में भी जबरदस्त। इस पर भीड़ नाराज होने लगी कि कैसे दाल बेची जाती है। बीरबल ने मुस्कराते हुए किसान से कहा, अब अपने गमले की दाल कहो साहब। किसान ने अपनी ओर इशारा किया। वो गमला था सिंह की मिट्टी का, जिसमें उसने हल्की राख मिलाई थी। उस दाल के दाने छोटे थे, लेकिन रंग सुनहरे और स्वाद अनोखे थे। पुरस्कार और किसानों की दोहरी जीत। अकबर ने खुश होकर घोषणा की, आज हमारे किसान साहब की दाल विजेता हुई है। इस दाल को हम सलामत बाजार में दरबारी दाल नाम दे रहे हैं और इसकी कीमत सर्वसाधारण खरीदने योग्य रखेंगे। दरबारियों में तालियों की गूंज हुई। किसान की आंखें भर आईं, न केवल उसकी उम्मीद टूटी नहीं, बल्कि पारंपरिक किसानों को भी सस्ती दाल मिलने लगी। फिर अकबर ने कहा, और लोग जानते हैं कि इस दाल के परिवार में सिर्फ स्वाद नहीं, मेहनत की खुशबू है। ये पुरस्कार इसलिए नहीं, बल्कि लोगों के भले के लिए। बीच में फुलसुखराम खामोश थे, कुछ सीख लेने को तैयार। कवि गोविंद ने फिर एक दोहा रचा, बीज वहीं फलता जहां मिट्टी मिलाए, किसान की उम्मीद जग के सबको खिलाए।
नई चुनौतियां और उम्मीद। कुछ महीने बाद किसान की दाल की डिमांड बढ़ी। दरबार ने मिलकर एक नई योजना बनाई, हर जिले में किसानों के लिए ज्ञान मेला, जहां बीरबल, किसान साहब और मंत्री मिलकर फसल की जांच, मिट्टी के परीक्षण और बाजार भाव समझाने लगे। किसान की टूटी हुई उम्मीद अब छोड़कर गांव-गांव में समृद्धि लाने लगी और बीरबल की बुद्धि ने साबित कर दिया कि सतही समाधान नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने से ही जनता की भलाई संभव होती है। अकबर ने अंत में कहा, जिस किसान की उम्मीद टूटी हो, उस पर भरोसा जगा देना ही राजा की असली विजय है। समाप्त। अगली कहानी। अकबर, बीरबल और खोया हुआ हंसी का झरोखा। अकबर का दरबार हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, मजाक और चतुराई का संगम रहा है। जहां अकबर बादशाह अपने राज्य की बड़ी बड़ी समस्याओं का हल ढूंढते, वहीं उनके सबसे भरोसेमंद और चतुर सलाहकार बीरबल उन समस्याओं को हल्के फुल्के अंदाज में समझाकर सभी को हंसाने का भी काम करते। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। महल की हवाएं इतनी धीमी और हल्की थीं कि कोई ठंडक महसूस नहीं हो रही थी। अकबर का मन विचलित था, क्योंकि गर्मी की वजह से दरबार के कई शाही काम प्रभावित हो रहे थे। दरबार में बैठी सभी बड़ी बड़ी हस्तियां पसीने से तरबतर हो रही थीं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस गर्मी में कैसे हम सबको ठंडक मिले? महल में कोई ऐसा उपाय करो जिससे हर कोई राहत महसूस करे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, दरअसल एक ऐसी चीज है जिसे मैंने बचपन में देखा था, लेकिन वह अब कहीं खो गई है। एक हंसी का झरोखा, जो महल के सबसे पुराने हिस्से में छुपा है। अगर वह झरोखा मिल जाए तो हम पूरे दरबार को ठंडक और खुशी से भर सकते हैं। अकबर के चेहरे पर जिज्ञासा का भाव उभरा। हंसी का झरोखा? ये क्या होता है? बीरबल ने कहा, यह एक खास झरोखा है, जिससे जब हवा गुजरती है तो वह सभी के दिलों में हंसी और खुशी भर देता है। पर वह जगह अब बंद हो चुकी है और दरवाजा उसकी ओर जाता है जो कभी खुला नहीं गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर यह चुनौती हम सबके सामने है। जो भी दरबारिया उस झरोखे का दरवाजा खोल सके, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार के सभी बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी उस दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का, भारी और पुराने जमाने का था, जिस पर जटिल नक्काशी बनी हुई थी। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा एक भी इंच नहीं हिला। सब लोग निराश हो रहे थे। तभी बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने धीरे से दरवाजे की नजदीक जाकर उसकी हर कड़िया और नक्काशी देखी। अचानक उनके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान आई। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, दरवाजा खोलना कोई जिद्दी काम नहीं। इसके लिए सिर्फ सूझबूझ और धैर्य चाहिए। बीरबल ने दरवाजे के पास रखे एक पुराने पत्थर को उठाया और दरवाजे के नीचे छुपे एक छोटे से छेद में डाल दिया। अचानक दरवाजा खुलने लगा। दरबार के लोग दंग रह गए। दरवाजे के पीछे एक छोटा कमरा था, जिसमें पुराने झरोखे लगे थे। बीरबल ने झरोखे की खिड़की खोली और जैसे ही हवा अंदर आई, पूरे दरबार में ठंडक और खुशी फैल गई। सभी के चेहरे खिल उठे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ कमाल की है। अब हम सबकी गर्मी और परेशानी दूर हो गई। पर यह हंसी का झरोखा कैसे काम करता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, इसका राज तो कमाल का है। इस झरोखे के भीतर एक ऐसी हवा गुजरती है जो दिलों में खुशी भर देती है। पर असली मजा तो अब शुरू होगा। अगले ही दिन दरबार में अचानक एक अजीब बात हुई। जो भी उस झरोखे के नीचे बैठता, उसकी हर बात हंसी में बदल जाती। कुछ लोग तो इतने हंसे कि उनके पेट में दर्द होने लगा।
दरबार में हंसी का ऐसा माहौल बन गया कि कोई भी गंभीर बात नहीं कर पा रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या हो गया? हमारा दरबार हंसी का मैदान बन गया है। क्या हम अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल जाएंगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कभी कभी हंसी भी काम की होती है। लेकिन हाँ, हमें देखना होगा कि इस हंसी के पीछे कोई राज तो नहीं छुपा है। इसी बीच एक दिन दरबार में एक अनजान व्यक्ति आया। उसने कहा, मेरे पास हंसी का असली राज है, जो इस झरोखे से भी बड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वह राज बता सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम कौन हो और यह राज क्या है? व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूं जो दूर दूर से आया हूं। इस हंसी के झरोखे का असली राज तो वह आवाज है जो इस झरोखे से निकलती है। पर वह आवाज हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं उस आवाज को सुनाता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ अजीब हो सकता है। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। पर यह मौका भी कमाल का हो सकता है। दरबार के लोग इंतजार करने लगे कि यह मुसाफिर क्या राज लेकर आएगा और उस हंसी के झरोखे की असली कहानी क्या है। लेकिन तभी अचानक दरबार में हलचल मच गई। किसी ने देखा कि झरोखे से अजीब सी आवाजें आ रही हैं और दरबार के कुछ लोग अचानक रहस्यमय तरीके से परेशान दिखने लगे। क्या यह मुसाफिर सच में उस हंसी का असली राज लेकर आया है? और क्या दरबार के लोग इस राज को समझ पाएंगे? अकबर, बीरबल और हंसी के झरोखे का रहस्य। दरबार में फैल रही अजीब सी हलचल ने सभी को चिंतित कर दिया था। मुसाफिर ने जो राज बताया था, उससे सभी की जिज्ञासा चरम पर थी। अकबर बादशाह खुद गंभीर होकर सोचने लगे कि क्या वाकई इस हंसी के झरोखे के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपने चतुर दिमाग के साथ तैयार था, मुसाफिर के साथ मिलकर उस रहस्यमय झरोखे की तह तक जाने को उत्सुक था। उसने दरबार के सभी लोगों से कहा, यहाँ कोई भी बात बिना जांच पड़ताल के नहीं छोड़ी जानी चाहिए। हमें सच जानना है। मुसाफिर का प्रस्ताव। मुसाफिर ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपको उस झरोखे से निकलने वाली आवाज सुनाता हूं, पर ध्यान रखें कि वह आवाज हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उन्हीं के लिए है जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर सुनाओ, हम सबको जानना है कि इस झरोखे में ऐसा क्या है जो सबको हंसाता है और परेशान भी करता है। मुसाफिर ने धीरे से झरोखे के पास जाकर एक तरह की बांसुरी निकाली और उसमें से कुछ सुर बजाने लगा। सुर इतने मधुर और अजीब थे कि दरबार के सभी लोग एक साथ चौंक गए। जैसे ही सुर पूरे दरबार में गूंजने लगे, लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव उभरने लगे। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ हक्के बक्के रह गए, तो कुछ गंभीर हो गए। अजीब असर। बीच में अकबर ने देखा कि कुछ दरबारियां अचानक गंभीर हो गए और उनकी नजरें नीचे टिक गईं। उनमें से कुछ की आंखें पानी से भर आईं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह आवाज दिल की गहराई तक उतरती है। यह हंसी, खुशी और गम सबको एक साथ जगा देती है। अकबर ने पूछा, पर बीरबल, क्या यह ठीक है? दरबार के कुछ लोग परेशान दिख रहे हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही तो इसका असली खेल है। जब हंसी के साथ गम भी हो, तब ही समझ आता है कि असली खुशी क्या है। एक रहस्यमय संदेश। मुसाफिर ने फिर कहा, जहां पनाह, इस झरोखे की हवा में एक और रहस्य छुपा है। अगर आप चाहें तो मैं वह रहस्य बताने को तैयार हूं, पर सावधानी से।
अकबर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, बताओ वह रहस्य। मुसाफिर ने अपने पास रखे एक छोटे संदूक से एक पुरानी पुस्तक निकाली जिसमें कुछ अजीब चित्र और शब्द लिखे थे। उसने कहा, यह पुस्तक इस झरोखे के निर्माण के समय लिखी गई थी। इसमें छुपा है वह राज जो हंसी के पीछे छुपा हुआ है। बीच में बीरबल ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम सभी मिलकर इस पुस्तक को पढ़ें और समझें। पढ़ाई और खोज। दरबार के विद्वानों और बीरबल ने मिलकर उस पुरानी पुस्तक को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह झरोखा दरअसल एक जादुई उपकरण है जिसे बनाने वाले ने अपनी सारी खुशी और दुख इसमें समेट दिया था। उस झरोखे की हवा में एक विशेष तरह की ऊर्जा थी जो लोगों के दिलों को खोलती थी और उनकी असली भावनाओं को बाहर लाती थी। अगर इस झरोखे का संतुलन बिगड़ा तो यह हंसी और खुशी को दुख और पीड़ा में बदल सकता था। दरबार में बढ़ती परेशानी। जैसे जैसे पुस्तक पढ़ी गई, दरबार में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। दरबार के कुछ सदस्य जो पहले हंस रहे थे, अब चुपचाप बैठ गए। कुछ तो अपने आप में ही खो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या यह झरोखा हमारे लिए खतरा बन गया है? बीरबल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, जहां पनाह, अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो यह खतरा बन सकता है। हमें तुरंत इस झरोखे के रहस्य को समझकर उसे नियंत्रित करना होगा। एक योजना का निर्माण। बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दरबार के सबसे भरोसेमंद सदस्यों को चुना और कहा, हमें झरोखे की हवा को समझकर उसे नियंत्रित करना होगा। इसके लिए हमें उस झरोखे के पीछे बने छुपे हुए कक्ष की खोज करनी होगी। मुसाफिर ने कहा, जहां पनाह, मैं इस कक्ष का रास्ता जानता हूं, पर वह बहुत खतरनाक है। वहां एक पुरानी पहेली लगी है जिसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही हल कर सकता है। अकबर ने ठान लिया, बीरबल, तुम ही इसे हल करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पहेली की शुरुआत। बीरबल मुसाफिर के साथ उस छुपे हुए कक्ष के रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता संकरा और अंधेरा था। दरवाजे के सामने एक बड़ी सी तख्ती लगी थी जिस पर ये शब्द लिखे थे, सत्य जो छुपा हो माया में, जाने वही जो हृदय खुला में। जितनी बुझाओगी पहेली की बात, उतना मिलेगा उजियारा साथ। बीरबल ने ध्यान से पढ़ा और मुसाफिर से कहा, यह पहेली केवल हृदय की सच्चाई से ही हल हो सकती है। हमें अपने मन की निष्ठा और धैर्य दिखाना होगा। क्या बीरबल पहेली को हल कर पाएंगे? यह तो वक्त बताएगा कि बीरबल इस रहस्यमय पहेली को सुलझा पाएंगे या नहीं। क्या दरबार में फिर से शांति और खुशियां लौटेंगी? अकबर, बीरबल और हंसी के झरोखे की पहेली। दरबार के सबसे रहस्यमय कक्ष के सामने खड़े होकर बीरबल ने गहरी सांस ली। उस तख्ती पर लिखी पहेली के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, सत्य जो छुपा हो माया में, जाने वही जो हृदय खुला में। जितनी बुझाओगी पहेली की बात, उतना मिलेगा उजियारा साथ। बीच का रास्ता अंधकारमय और संकरा था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर निडरता साफ झलक रही थी। मुसाफिर ने कहा, यहां से आगे की राह सिर्फ बुद्धिमान और साफ दिल वाले ही पा सकते हैं। पहेली की शुरुआत। बीरबल ने चारों ओर देखा। कक्ष के सामने 3 दरवाजे थे, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। प्रत्येक दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। सोने के दरवाजे पर एक मुस्कुराता चेहरा, चांदी के दरवाजे पर एक आंसू बहती आंख और लोहे के दरवाजे पर एक ताला बना था। बीरबल ने समझा कि यह भी पहेली का हिस्सा है। उसने मुसाफिर से पूछा, मित्र, बताओ कौन सा दरवाजा हमें उस रहस्य तक ले जाएगा? मुसाफिर बोला, जो दिल साफ और सत्य के लिए खुला हो वह रास्ता चुन पाएगा।
बीरबल ने गहरे मनन के बाद सोने के दरवाजे को हाथ लगाया, लेकिन उसने महसूस किया कि वह दरवाजा गर्म है, जैसे कोई फरेब छुपा हो। चांदी के दरवाजे को छुआ तो वह ठंडा था, पर उसके नीचे से आवाज आ रही थी, रोने का सुकून या पीड़ा। बीरबल ने कहा, सत्य सिर्फ मुस्कुराहट या आंसू में नहीं छुपा, बल्कि दोनों के पीछे छुपी भावनाओं में है। फिर उसने लोहे के दरवाजे को देखा, जो कड़क ताले से बंद था। सच्चाई और साहस के बिना यह दरवाजा नहीं खुलेगा। बीरबल ने गहरी सोच के बाद कहा, हमें पहले इस ताले को खोलना होगा। इसकी चाबी वहीं होगी जहां भावनाओं की सच्चाई छुपी है। पहेली का उत्तर। बीरबल ने दरबार में सबके चेहरे याद किए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी गंभीर। वह समझ गया कि इस झरोखे की हवा में छुपी हंसी और आंसू दोनों ही जरूरी हैं। यही जीवन की सच्चाई है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, झरोखे की हवा में खुशी और दुख दोनों हैं। हमें दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी संतुलन बना रहेगा। बीरबल ने चांदी के दरवाजे के नीचे लगी एक नक्काशी में अपना हाथ रखा और वहां से एक छोटी सी चाबी निकाली। वह चाबी लोहे के दरवाजे के ताले में डालकर घुमाई। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। रहस्योद्घाटन। दरवाजे के पीछे एक छोटा कक्ष था, जिसमें एक पुरानी मशीन जैसी चीज लगी थी। वह मशीन हवा में से उस जादुई ऊर्जा को निकालती और उसे ठंडी हवा और हंसी में बदल देती थी। मशीन के पास एक पुरानी चिट्ठी रखी थी, जिसमें लिखा था, जो हंसी और आंसू को साथ ले चले, वही इस झरोखे का राज सहे। जो संतुलन खो देगा यहां, उसके लिए होगा बड़ा जहां। बीरबल ने मुसाफिर से कहा, इस मशीन को चलाने के लिए हमें हर दिल की सच्चाई समझनी होगी। तभी हम इस झरोखे का संतुलन बनाए रख सकते हैं। दरबार में वापसी। बीच दरबार में लौटकर बीरबल ने अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने गर्व से कहा, तुम्हारी सूझबूझ ने इस दरबार को फिर से शांति और खुशी दी है। हम सब मिलकर इस संतुलन को बनाए रखेंगे। मुसाफिर ने अपना परिचय दिया, मैं उस कारीगर का वंशज हूं जिसने यह झरोखा बनाया था। मैंने इसे इसलिए छुपाया था ताकि कोई गलत हाथों में न जाए। अकबर ने मुसाफिर का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारा यह राज हमारे लिए वरदान है। मजाक और सीख। दरबार में अब हंसी और गंभीरता दोनों का संतुलन था। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहां पनाह, अब हम हंसेंगे भी और सोचेंगे भी। यह झरोखा हमें यही सिखाता है, खुशी और गम दोनों जरूरी हैं। अकबर मुस्कुराए, सही कहा बीरबल, हर बात को हंसी में निपटना आसान नहीं, लेकिन समझदारी से हर परिस्थिति को संभालना असली चतुराई है। कहानी का अंत। इस तरह अकबर, बीरबल और दरबार के सभी सदस्यों ने मिलकर हंसी के झरोखे के रहस्य को समझा और उसके संतुलन को कायम रखा। महल में अब न केवल ठंडी हवा चलती थी, बल्कि हंसी और खुशी भी एक सच्चे अर्थ में हर दिल में बस गई थी। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुशी और दुख दोनों जरूरी हैं, और असली बुद्धिमानी यह है कि हम दोनों को साथ लेकर चलें। समाप्त। अगली कहानी। अकबर, बीरबल और दरबार की उलझी हुई चूड़ियां। दरबार की चहल पहल एक आम दिन की तरह थी, मगर बादशाह अकबर के चेहरे पर एक गहरा उदासी सा छाया हुआ था। दरबार के सारे मंत्री, सलाहकार और दरबारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थे, लेकिन इस बार बादशाह का मन कहीं खोया हुआ था। उसने कई बार अपने चहेते बीरबल को इशारा किया, जो उसी वक्त अपने चतुर दिमाग में कोई योजना गढ़ रहा था। बीरबल, आज मेरा मन कुछ भारी सा है। चाहे जितना सोचूं, इस उदासी का कारण समझ नहीं आता, अकबर ने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह,
कभी कभी कारण बाहर नहीं, हमारे अपने आसपास होता है। मुझे लगता है आपके दिल के इस बोझ का हल हम दरबार के अंदर ही खोज सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या योजना है? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं समझता हूं कि कुछ ऐसा है जो दरबार के माहौल को प्रभावित कर रहा है। कुछ दिनों से रानी के गहनों में से कुछ महत्वपूर्ण चूड़ियां गायब हो रही हैं। यह न केवल एक चोरी है बल्कि एक संकेत भी है। अकबर की नजरें चमकीं। चूड़ियां? क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? मेरे महल में चोरी? यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, इसी कारण मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। और अगर हम समय रहते इसे नहीं सुलझाएंगे तो दरबार की शांति खतरे में पड़ सकती है। चूड़ियों की पहली चोरी। दरबार में चर्चा फैल गई कि रानी के तिजोरी से पहली बार कुछ सुनहरी चूड़ियां गायब हुई हैं। रानी जहां अपने आभूषणों की देखरेख खुद करती थीं, वहां चोरी की खबर ने हर किसी के दिल में शक के बीज बो दिए। बीच में एक गुप्त सूचना मिली कि चोरी की रात कुछ संदिग्ध आवाजें महल के पुराने भागों से आई थीं। यह बात अकबर और बीरबल दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई। बीरबल, अकबर ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई बाहरी शत्रु है या फिर दरबार का कोई अपना? बीच में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर यह कोई बाहरी हमला होता तो हम उसे पहचान लेते। मेरा विश्वास है यह चालाकी दरबार के ही किसी सदस्य की हो सकती है। बीरबल की जांच। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच शुरू कर दी। उसने दरबार के सभी सदस्यों से पूछताछ करना शुरू किया, हर मंत्री, दरबारी, नौकर और संगीतकार। लेकिन कोई भी साफ साफ अपराध स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हर किसी का जवाब सच जैसा ही था, पर बीरबल की सूझबूझ उसे बता रही थी कि सच कहीं छुपा है। जहांपनाह, बीरबल ने अकबर से कहा, यह मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। मुझे शक है कि चोरी का उद्देश्य दरबार में भ्रम फैलाना और किसी को फंसा देना है। चालाकी की परतें। कुछ दिनों बाद फिर से चूड़ियां गायब हुईं, लेकिन इस बार चूड़ियां गायब नहीं हुई थीं, बल्कि वे कहीं छुपा दी गई थीं। बीच में बीरबल ने दरबार के कुछ नाजुक हिस्सों में छुपकर निगरानी रखनी शुरू कर दी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस खेल के पीछे छिपा मकसद साफ होना चाहिए। चूड़ियां तो सिर्फ बहाने हैं। दरबार के कुछ सदस्यों के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा। कोई ज्यादा चुप रह रहा था तो कोई घबराहट में था। बीरबल की चालाक योजना। बीच में बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने एक विश्वासपात्र को आदेश दिया कि वह कुछ नकली चूड़ियां लेकर दरबार में घूमे ताकि चोरी करने वाला अपनी हरकत दोहरा सके। कुछ दिनों बाद उस नौकर ने सूचित किया कि दरबार के एक सदस्य ने नकली चूड़ियां छुपाते हुए पकड़ा गया है। बीच में अकबर ने पूछा, तो असली चोर कौन है? बीच में बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तो मैं आपको बाद में बताऊंगा जहांपनाह। अभी कुछ और जांच बाकी है। अजीब घटनाएं। दरबार में एक नई समस्या उभर आई। चोरी के अलावा दरबार के कुछ सदस्य आपस में लड़ाई करने लगे, अफवाहें फैलने लगीं और विश्वास की कमी बढ़ने लगी। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस उलझी हुई चूड़ियों के मामले से दरबार की शांति डगमगा रही है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यही तो मकसद है उन लोगों का जो इस खेल को खेल रहे हैं। हमें पहले इस जाल को समझना होगा। अचानक एक खुलासा। एक रात बीरबल ने दरबार के उन सदस्यों की गुप्त बैठक को जासूसी से सुना जो इस खेल के पीछे थे। उनकी बातचीत से बीरबल को पता चला कि वे दरअसल किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थे
जो अकबर के शासन को कमजोर करना चाहते थे। बीच में बीरबल ने अकबर को पूरी सच्चाई बताई, जहां पनाह, यह सिर्फ चूड़ियों की चोरी नहीं बल्कि दरबार में फैलाए गए भ्रम और अस्थिरता की साजिश है। क्या होगा अब? अकबर ने गंभीरता से कहा, हमें इस साजिश को रोकना होगा बीरबल। तुम मेरे सबसे चतुर सलाहकार हो, इस जाल से हमें बाहर निकालो। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी बुद्धि और योजना से इस साजिश का पर्दाफाश करूंगा, लेकिन हमें सावधानी से काम लेना होगा। अकबर, बीरबल और चूड़ियों के पीछे छुपी साजिश। दरबार की गलियारों में अब एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। जहां पहले हर तरफ हंसी ठिठोली और रंगीन चूड़ियों की झंकार सुनाई देती थी, वहीं अब शक और डर की गूंज थी। अकबर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, पर बीरबल का मन बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसे पता था कि इस साजिश को खोलने के लिए हर छोटे से छोटे सुराग को जोड़ना होगा। छुपे हुए शत्रु। बीच में बीरबल ने एक योजना बनाई। वह उन सभी लोगों पर नजर रखेगा जिनके व्यवहार में बदलाव आया था। सबसे पहले उसने दरबार के कुछ भरोसेमंद नौकरों को इशारा किया कि वे असामान्य गतिविधियों पर नजर रखें। बीरबल ने खुद भी कई बार देर रात तक महल के छिपे हुए हिस्सों में जाके छुपकर देखा। एक दिन उसे एक संदिग्ध वार्ता सुनाई दी। दो दरबारी किसी छुपे हुए दस्तावेज पर बात कर रहे थे, जिसमें लिखा था कि कैसे दरबार में दरार डाली जाए और अकबर की शक्ति कम की जाए। बीरबल ने ध्यान से उनकी बात सुनी और छुपते हुए वापस आ गया। सजग बीरबल। अगले दिन बीरबल ने अकबर को पूरी कहानी बताई और सुझाव दिया कि इस साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए एक बहाना बनाया जाए। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम दरबार में एक बड़ा आयोजन करेंगे और सभी संदिग्ध लोगों को आमंत्रित करेंगे। फिर मैं एक खेल खेलूंगा जो उनकी चालाकी उजागर कर देगा। अकबर ने सहमति जताई और तैयारी शुरू हो गई। दरबार में आयोजन। दरबार में एक बड़ा महोत्सव मनाया गया। बीरबल ने एक खास तरह का खेल रखा। सभी दरबारियों को एक एक अनोखी चूड़ी पहननी थी, जो रंग बिरंगे धागों से जुड़ी थी। बीरबल ने बताया कि ये चूड़ियां दरबार की एकता और सद्भाव का प्रतीक हैं। पर खेल के अंत में बीरबल ने एक नई चतुर योजना से ये चूड़ियां अलग करवा दी। हर धागा जो एक चूड़ी से जुड़ा था, दरअसल उस व्यक्ति के बारे में एक खास जानकारी छुपाए था। साजिश का पर्दाफाश। बीच में जब बीरबल ने धागों को जोड़ना शुरू किया, तो एक बड़ा राज सामने आया। कुछ दरबारी जो अकबर के करीब होने का नाटक करते थे, वे ही असल में दरबार में दरार डालने की साजिश रच रहे थे। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, देखिए ये धागे उन लोगों को जोड़ते हैं जो इस साजिश के मास्टरमाइंड हैं। अकबर ने कहा, अब इन चालाकों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। साजिशकर्ता बेनकाब। बीरबल ने बिना देर किए उन सभी साजिशकर्ताओं को सामने बुलाया और पूरे मामले का खुलासा किया। दरबार में सभी लोग हैरान थे कि इतने करीब लोग अकबर के खिलाफ काम कर रहे थे। बीच में बीरबल ने सजा का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उन्हें सुधार का मौका दिया जाए क्योंकि उनके बिना दरबार अधूरा होगा। दरबार में फिर से शांति। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई से दरबार फिर से सुरक्षित हो गया है। अब हमें और सतर्क रहना होगा। बीच में बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, यह तो बस शुरुआत है। दरबार में हमेशा नए नए खेल और पहेलियां चलती रहती हैं। मजेदार सीख। दरबार के सदस्यों ने समझा कि भरोसा और समझदारी के बिना कोई भी साम्राज्य मजबूत नहीं रह सकता, और हर छोटी छोटी बात को नजरअंदाज करने से बड़े नुकसान हो सकते हैं। अगली कहानी। अकबर, बीरबल और खोई हुई मुस्कान की तलाश। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी।
जहां पहले अकबर बादशाह का चेहरा हंसी खुशी से दमकता था, वहीं अब उसकी मुस्कान कहीं खोसी गई थी। बादशाह का मन भारी था और दरबार की चमक-धमक के बीच यह उदासी सबको महसूस हो रही थी। बीच में अकबर ने गहरे स्वर में कहा, बीरबल, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी मुस्कान कहाँ खो गई है। जो भी हो, आज का दिन भी कुछ अलग सा लग रहा है। बीच में बीरबल ने अपनी चतुर मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, कभी कभी मुस्कान भी खो जाती है, लेकिन उसे ढूंढना हमारा काम है। मैं इस मामले को अपनी बुद्धि से सुलझाता हूं। दरबार में खोज। बीच में बीरबल ने दरबार के हर कोने को देखा, हर व्यक्ति से बात की। उसने समझा कि मुस्कान सिर्फ बादशाह के चेहरे पर नहीं, बल्कि दरबार के लोगों के दिलों में भी कहीं छिपी हुई थी। बीच में उसने दरबार के कलाकारों, संगीतकारों और कवियों से मुलाकात की, ताकि वे कोई नया तरीका खोज सकें जिससे मुस्कान वापस लाई जा सके। अजीबोगरीब घटनाएं। बीच में दरबार में कुछ अजीब घटनाएं हुईं, जहां पनाह के चेहरे पर जब भी कोई मुस्कान लाने की कोशिश होती, कोई न कोई बाधा आ जाती। एक दिन तो बादशाह के प्रिय हाथी ने अचानक भागना शुरू कर दिया, जिससे दरबार में अफरा तफरी मच गई। बीच में बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सब किसी गुप्त ताकत की ओर इशारा कर रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। बीरबल की योजना। बीच में बीरबल ने तय किया कि वह एक भव्य उत्सव का आयोजन करेगा, जिसमें सभी दरबारी और आम जनता शामिल हों। यह उत्सव मुस्कान और खुशी का प्रतीक होगा। बीच में उसने दरबार के कलाकारों को निर्देश दिया कि वे हास्यरस से भरे नाटक और गीत प्रस्तुत करें, जिससे जहां पनाह का मन फिर से खिल उठे। उत्सव का दिन। दरबार में रंग-बिरंगे फूल, मिठाइयों की खुशबू और संगीत की मधुर ध्वनि से महल गुंजायमान था। बीरबल ने जहां पनाह को सबसे खास जगह पर बैठाया और कहा, जहां पनाह, आज का दिन आपकी मुस्कान वापस लाने का दिन है। बीच में नाटक शुरू हुआ, जिसमें हास्य के कई चुटकुले और मजेदार दृश्य थे। धीरे धीरे अकबर की उदासी छूमंतर होने लगी, लेकिन तभी अचानक अकबर, बीरबल और मुस्कान का रहस्यमयी गायब होना। दरबार में आयोजित उत्सव का माहौल पूरी तरह से रंगीन और आनंदमय था। हंसी ठिठोली के बीच जहां पनाह, अकबर की मुस्कान कुछ पल के लिए लौट आई थी, लेकिन वह मुस्कान कुछ ही देर में फिर गायब हो गई। यह बात बीरबल के लिए चिंता का विषय बन गई। जहां पनाह, बीरबल ने धीरे से कहा, यह मुस्कान तो वापस आई थी, लेकिन अब क्यों गायब हो गई? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। रहस्यमयी घटनाएं। बीच में बीरबल ने गौर किया कि जैसे ही उत्सव में कोई नया हास्य प्रस्तुत होता, उसके बाद दरबार में कोई अप्रिय घटना घट जाती। कभी महल के कमरे में अंधेरा छा जाता, कभी दरबार के कुछ सदस्य अचानक उदास हो जाते। बीच में बीरबल ने अपने विश्वासपात्रों से इन घटनाओं पर गुप्त जानकारी जुटानी शुरू कर दी। शक की परतें। बीरबल को शक हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझकर अकबर की खुशी और मुस्कान को खत्म करना चाहता है। वह दरबार के करीबी लोगों की हरकतों पर नजर रखने लगा। बीच में उसने कुछ संदिग्ध लोगों के व्यवहार पर ध्यान दिया, जो मुस्कान के वक्त खामोश या गुस्से में नजर आते थे। बीच की चाल। बीच में बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उसने दरबार में एक नकली संदेश फैलाया कि मुस्कान की रक्षा के लिए एक विशेष ताबीज रखा जाएगा। इसके बाद उसने छुपकर दरबार के सदस्यों की प्रतिक्रियाएं देखीं। बीच में वह पहचान पाया कि एक दरबारी इस ताबीज को चुराने की कोशिश कर रहा था। किसी की चाल। बीरबल ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तब तक पता चला कि मुस्कान छुपाने वाला व्यक्ति कोई और था, जो दरबार के बाहरी हिस्सों में छुपा हुआ था। बीच में बीरबल ने दरबार के नौकरों और प्रहरियों को सतर्क किया, ताकि वह छुपा हुआ शत्रु पकड़ा जा सके। दरबार में तनाव।
अकबर ने चिंता जताई, बीरबल, अगर मेरी मुस्कान इस तरह छिपती रहे तो दरबार की खुशहाली कैसे बनी रहेगी। बीच में बीरबल ने आश्वासन दिया, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को जल्द सुलझाऊंगा, बस थोड़ा और धैर्य रखें। अकबर, बीरबल और मुस्कान का जादुई ताबीज। दरबार में फिर से एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। बीरबल ने जिस मुस्कान का ताबीज की बात कही थी, उसकी चर्चा हर तरफ फैल गई थी। जहांपनाह, अकबर की मुस्कान को वापस लाने के लिए दरबार का हर सदस्य बेचैन था। बीरबल ने तय किया था कि इस ताबीज की मदद से वह उस रहस्यमयी कारण का पता लगाएगा जो बादशाह की मुस्कान छुपा रहा था। ताबीज का रहस्य। बीच में बीरबल ने ताबीज की तलाश शुरू की। उसने दरबार के सबसे निपुण कारीगरों को बुलाया और उनसे कहा कि वे एक ऐसा ताबीज बनाए जो केवल बादशाह की मुस्कान की ऊर्जा को पकड़ सके। कारीगरों ने तरह तरह के डिजाइन बनाए, लेकिन बीरबल ने खास एक ताबीज चुना जो एक सुनहरी कड़ी थी जिसमें छोटे छोटे रंगीन मोती जड़े थे। बीच में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस ताबीज को पहनने से आपकी मुस्कान की ऊर्जा दरबार में फैल जाएगी और छुपी हुई दुश्मनी सामने आएगी। ताबीज का इस्तेमाल। अकबर ने यह सुनकर ताबीज पहन लिया और पूरे दरबार के सामने इसे दिखाया। बीरबल ने बताया कि अब हर कोई खुले दिल से मुस्कुराएगा और जो भी मुस्कान छुपाने की कोशिश करेगा, उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। दरबार में सबने जोर जोर से मुस्कुराना शुरू किया, लेकिन अचानक ताबीज चमकने लगा। उस चमक के साथ एक अजीब सी हवा महल में घूमने लगी। अंधेरे की साजिश। बीच में उसी समय महल के एक छिपे हुए कोने से एक छाया निकली। वह कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक वरिष्ठ अधिकारी था, जो अकबर की खुशी से जलता था। वह सोच रहा था कि इस ताबीज की मदद से मुस्कान छिपाने की उसकी योजना नाकाम हो जाएगी। बीच में वह अधिकारी ताबीज को छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी बीरबल ने चतुराई से उसे पकड़ लिया और दरबार के सामने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया। सच्चाई का सामना। बीच में उस अधिकारी ने कबूल किया कि उसने दरबार में दुष्प्रचार और विवाद फैलाकर अकबर की मुस्कान छुपाने की कोशिश की थी, ताकि वह स्वयं ताकत हासिल कर सके। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, इस तरह की साजिश करने वालों को मेरी दरबार में कोई जगह नहीं। दरबार की खुशी वापस। बीच में बीरबल ने मुस्कान का ताबीज अकबर के गले में फिर से पहनाया और कहा, जहांपनाह, अब आपकी मुस्कान पूरी तरह से लौट आएगी और यह ताबीज हमें सदैव याद दिलाएगा कि खुशी और विश्वास से बड़ा कोई खजाना नहीं। अकबर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मेरे दिल को फिर से खुशियों से भर दिया। सिख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें और खुशियों को बनाए रखने के लिए मेहनत करें, तो हर अंधेरा छंट जाता है। मुस्कान सिर्फ चेहरे की सजावट नहीं, बल्कि दिल की खुशी होती है। कहानी समाप्त।